हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 है। बाकी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अप्रोक्स 200 ईयर के बाद, है ना, ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री के ऊपर लगभग 200 साल राज्य किया था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया, ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया से छोड़ के गए इंडिया को, तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी अलग अलग सेक्टर में। ठीक है, उस कंडीशन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं कंडीशन वाइज, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, वैसे ही फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक कंडीशन। और उसके बाद कुछ पॉइंट है हमारे जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश रूल का। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक समझते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं पहला पॉइंट जो कि है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसा कि आप सबको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है, यानी कि जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, जैसे कृषि, है ना, जिसमें हम एग्रीकल्चर वगैरह, फार्मिंग वगैरह हो गया, प्लांटेशन वगैरह हो गया, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। ठीक है ना, जिसमें हम खेती बाड़ी कह सकते हैं एक। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जिसमें कि हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था कि एक फिक्स लगान, जो टिनांट था, टिनांट मतलब कि जो एग्रीकल्चर पे खेती कर रहा है, मतलब फील्ड पे खेती कर रहा है ना, जो उसका मजदूर है, मालिक अलग है, लैंड होल्डर अलग है और टिनांट अलग है। मतलब लैंड होल्डर कौन, जिसकी जमीन है, और टिनांट कौन, जो उस पर खेती कर रहा है। ठीक है, तो जो उस पर खेती कर रहा है उसको, मालिक को यानी कि लैंड होल्डर को एक फिक्स अमाउंट में पे करना होता था, जिसको हम लगान कहते थे उस टाइम पे। तो वो लगान टिनांट जो था वो लैंड होल्डर को पे करता था और लैंड होल्डर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करता था। और ये टिनांट फिक्स, ये जो लगान था ये फिक्स था, जो कि हर कंडीशन में देना ही होता था। टिनांट किसको देता था, लैंड होल्डर को, और लैंड होल्डर देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि एक कह सकते हैं हम बिना फालतू का एक रिस्ट्रिक्शन था, है ना। खेती कैसी भी हो, अच्छी हो या बेकार हो, ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक था उस टाइम के एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर थी, जो क्रॉप्स थी, क्रॉप प्रोडक्शन था, वो बेहतर नहीं हो पाता था। तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर लेते थे, या वो प्रॉपर तरीके से अपनी क्रॉप पे ध्यान नहीं दे पाते थे, बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें एक फिक्स लगान लिया जाता था उनसे। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज बना दिया। हमारे जो एग्रीकल्चर पहले सस्टेन था, सस्टेन मतलब हम सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते थे, है ना, हमारा खेती करना कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं था। ठीक है, उस खेती को कॉमर्शियल बनाया, कॉमर्शियल बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होने लगी जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेडिंग होने लगी, जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया, है ना, कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया। तो ये कुछ हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से सीधा लिंक कर रहे हैं, और इनकी प्रोडक्शन करके या इनकी फार्मिंग करके ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती थी। तो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसा बनाया, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया उसका। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पर कम थी क्योंकि फैसिलिटी कम थी, है ना, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। आज के टाइम में जितनी भी एग्रीकल्चर में मशीन है ना, एग्रीकल्चर में जितनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जितने भी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, ये मशीन उस टाइम पे नहीं थी। तो आप एक इमेजिन कर सकते हो वो कंडीशन, जिस टाइम पे हमारे पास ये सारी मशीन, हार्वेस्टर नहीं था, थ्रेशर नहीं था, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल वगैरह, है ना, और जो मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन की, वो सारी टेक्निक नहीं थी। तो इन सारी टेक्निक्स की वजह से या इनके ना होने की वजह से हमारा क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था। मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत लो लेवल की थी। सिंपल सी बात है, फैसिलिटी नहीं थी तो प्रोडक्टिविटी नहीं थी। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा डी नंबर, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट की कमी। मतलब वो लोग जो खेती में पैसा लगा सके, जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके पैसे को, ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी।
क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे पास पैसा नहीं था, है ना, हम बहुत ही एक लोअर, है ना, जो लाइफ होती है वो अर्न कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, तो वो जैसा करते थे हम वैसा काम करते थे, वो जैसा हमसे कह देते थे हम उस तरीके से काम करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो लोग जो खेती में इन्वेस्ट कर सके, खेती को अच्छे तरीके से कर सके, है ना, उसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें सही टाइम पर लगा सके, वो लोग बहुत कम थे, तो इसीलिए बोला गया है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा लगाने वालों की बहुत कमी थी। अब जब तक पैसा नहीं लगेगा, जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तब तक ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हमारा अच्छा नहीं होगा। तो ये कुछ फोर पॉइंट है जो हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन बताते हैं, उस टाइम के एग्रीकल्चर की, किस टाइम के, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेकंड सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जिसमें हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, उद्योग के बारे में, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जहां रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, यूजफुल थिंग्स में बदला जा रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बताते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। हमारे ब्रिटिशर्स के हमारे ऊपर क्या करने से, राज्य करने से, ठीक है, हमारे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो गई थी, बंद हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी, क्योंकि जो मॉडर्न मशीन्स थी जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन कर रही थी और जिनका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था, मतलब एक हो गया मैन मेड और एक हो गया मशीन मेड। तो ऑब्वियसली मैन मेड जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, प्राइस लेस होगा, प्राइस कम होगा उसका एज कंपेयर टू मैन मेड, ठीक है ना। तो डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या कि जो हमारा मैनमेड था वो कम होने लगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो कम होने लगी, मॉडर्न जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो आने लगे। तो हमारे इंडस्ट्रीज में भी वही हुआ कि हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो बंद हो गई, ना के बराबर हो गई, डिक्लाइन हो गई, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट बिकने लगे। सेकेंड है हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट का काम करते हैं या जो अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ऐसे गुड्स की इंडस्ट्री में बहुत कमी थी, बहुत क्या थी, कमी थी, लैक था, है ना, मतलब जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि कैपिटल गुड्स के लिए तो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कैपिटल गुड्स के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली हैवी इंडस्ट्री भी चाहिए। तो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री हमारे इंडिया में उस टाइम में बहुत कम थी, लैक थी, कमी थी, ठीक है, तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एक साल के दौरान जितना भी हमने गुड्स और सर्विस से कमाया उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जब ऑब्वियसली जब सारी चीजें लो रहेंगी तो जीडीपी भी, हमारी कमाई भी लो रहेगी। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री लो है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी लो हो गई। तो जब सारी चीजें लो हैं तो जीडीपी कैसे ग्रो हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो जब सारी चीजें लो हैं तो जीडीपी भी कहीं ना कहीं लो थी हमारी, मतलब हम इनकम भी नहीं अर्न कर पा रहे थे, तो लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा कम था। इसके बाद डी पॉइंट है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल था, यानी कि रोल बहुत ही कम था, है ना, मतलब जो सरकारी क्षेत्र है या जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका रोल जो है वो बहुत कम था, ना के बराबर था, मतलब बहुत लिमिटेड एरियाज में वो अपना क्या कर रही थी, रोल प्ले कर रही थी। ज्यादातर एरिया जो थे वो ब्रिटिशर के कंट्रोल में थे और गवर्नमेंट भी ब्रिटिशर की थी, तो है ना, तो पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था, लिमिटेड था, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं हमारा फॉरेन ट्रेड पे। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड जो हमारे विदेशी हम करते हैं व्यापार, उसकी कैसी कंडीशन थी। पहला है हमारा एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना, जो हमारे रॉ मटेरियल थे, जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होते थे, उसके हम एक्सपोर्टर थे। ब्रिटिशर क्या करते थे, यहाँ से इंडिगो, है ना, इंडिगो भी है, ब्रिटिशर क्या करते थे, यहाँ से अपनी कंट्रीज में ले जाते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स यानी कि मशीन मेड, है ना, जो बाहर की कंट्री में बन रहे हैं मशीनों से और यहाँ पर वो इंपोर्ट करते थे उसको। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकेंड है हमारा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब है कि कई सारे सेक्टर में, कई क्या, मोस्टली सेक्टर में, है ना, मतलब सारे ही सेक्टर में, एक दो को छोड़कर ब्रिटिश रूल क्या था, मोनोपोली कंट्रोल थी,
ठीक है, मतलब कि एक अधिकार था ब्रिटिश रूल का, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। ठीक है ना, सारा का सारा कंट्रोल किसका? ब्रिटिश का। ब्रिटिशर जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करवाएंगे, सारी चीजें उनके कंट्रोल में थे, इसीलिए मोनोपोली कंट्रोल। सी पॉइंट है हमारा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, है ना। ड्रेन का मतलब क्या है कि हमारी जो इंडियन वेल्थ है, हमारी जो भारतीय संपत्ति है, भारतीय धरोहर है, उसका ड्रेनेज हो रहा था, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो गलत तरीके से यूज हो रही थी। ठीक है ना, तो इंडियन वेल्थ का क्या हो रहा था? ड्रेनेज हो रहा था, हमारी इंडिया की वेल्थ बाहर की कंट्री में जा रही थी, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सपोर्ट तो करते थे हम प्राइमरी प्रोडक्ट को, एक्सपोर्ट कर देते थे, और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स को। अब इंपोर्ट अगर फिनिश गुड्स को करेंगे तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होंगे, महंगे होंगे, तो हमारे इंडिया की जो वेल्थ है, जो मनी है, वो कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसीलिए वो लिखा गया है कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडिया की जो वेल्थ है उसकी कहीं ना कहीं कमी हो रही थी, या उसको कहीं ना कहीं बाहर ले जाया जा रहा था। तो ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है, डेमोग्राफिक यानी कि लोकतांत्रिक कंडीशन कैसी थी, इसमें भी हमारे 5 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, मतलब पैदा होने वाले बच्चे और वो लोग जो डेथ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की ही कैसी कंडीशन थी? हाई थे, मतलब ज्यादा पैदा भी हो रहे थे और मर भी ज्यादा रहे थे। अप्रोक्स इनका रेट यहाँ पर दिया हुआ है कि 48, है ना, 48 पर 1000, ठीक है, जो थे वो बर्थ कर रहे थे, यानी कि 1000 में से 48 जो थे बर्थ कर रहे थे, और 40 उसमें से क्या कर रहे थे? डेथ कर जा रहे थे। ठीक है ना, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। बी नंबर पॉइंट है हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे की संख्या, है ना, जो लिटरेट लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी इंडिया में। ठीक है, अप्रोक्स यहाँ दे रखा है 16%। ठीक है, 100% में से 16% जो थे वो लोग पढ़े लिखे थे, और उस 60% में से भी 7% वुमेन थी, मतलब 16 में से 7% वुमेन और बचे हुए 9% मेल। ठीक है ना, मेंस। तो एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, ये भी सिंपल सा पॉइंट है। देखो, डेथ रेट का ज्यादा होना ये बताता है कि फैसिलिटी की कमी थी। अगर फैसिलिटी अच्छी होती तो लोग मरते क्यों? मरते नहीं ना फिर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, है ना। तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है ना, हेल्थ फैसिलिटी कैसी थी? पुअर थी, बेकार थी, इसीलिए लोग यहाँ पर डेथ कर देते। डी नंबर पॉइंट है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? वो लोग जो 1 साल के अंदर अंदर डेथ कर जाते हैं, जिस ईयर में उन्होंने बर्थ लिया उसी साल में अगर वो 1 साल के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो उस उन लोगों की संख्या कैसी थी? वो भी हाई थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मोर्टेलिटी यानी कि वो लोग जो 1 साल के अंदर अंदर पैदा होकर डेथ कर गए, उनका भी रेट हाई था। ठीक है, यहाँ मेंशन है कि 218 आउट ऑफ 1000, मतलब अगर 1000 न्यूबॉर्न बेबी है उसमें से 218 यानी कि 218 जो है वो डेथ कर जाते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज के टाइम में 2011 की दे रखी है, ये रेट है जो 2011 में 44 हो गया है, मतलब पर 1000 में से 44, और आज 2023 में ये रेट और भी कम हो गया है। ठीक है, तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उस टाइम पे। और ई नंबर पॉइंट है हमारा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमारा जो एवरेज लाइफ टाइम पीरियड है वो भी कम था, क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी, है ना, खाने पीने की उतनी अच्छी चीजें नहीं मिलती थी हमारे पास, हमारे काम ज्यादा कराया जाता था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता था, तो लोगों की जो लाइफ एवरेज लाइफ होती है वो बहुत कम थी, और वही पॉइंट ये बता रहा है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 4 पॉइंट हो गए जो अलग अलग सेक्टर में कंडीशन बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफी। ठीक है, अब इसके बाद पॉजिटिव कंडीशन भी है, कुछ कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव इफेक्ट डाले हमारे इंडिया पे। उसमें भी कुछ 4 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाया उन्होंने जो खाने पीने के लिए सेल्फ सफिशिएंट रह सके, है ना, मतलब सिर्फ सेल्फ डिपेंड रह सके, अपने ऊपर निर्भर रह सके, अदर कंट्री पे डिपेंड ना हो, हम अपनी खाने पीने की जरूरत
खुद पूरी कर सकें। ये सब पॉसिबल हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें सिखाया। तो ये पहला पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट है हमारा बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। उन्होंने हमारे इंडिया की ट्रांसपोर्ट कंडीशन सुधारी, है ना। ट्रांसपोर्ट कंडीशन मतलब यातायात की जो साधन है हमारे, रेलवे का इंट्रोडक्शन किया उन्होंने, ठीक है, रोड्स अच्छी करवाई, रोड्स फैसिलिटी हमारी ठीक की, ठीक है। तो बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी की। सी नंबर पॉइंट हमारा शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। हमारा इंडिया बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम पे आया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो उन्होंने हमारे गुड्स और सर्विस जो भी चीजें हमारी सेल परचेज जो भी है उसमें क्या किया उन्होंने, मनी का इंट्रोडक्शन किया। वही सी पॉइंट कह रहा है हमारा शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, मॉनेटरी इकोनॉमी में उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। डी नंबर पॉइंट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का मतलब है कि उन्होंने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन सुधारा, मतलब मैनेजमेंट करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, है ना, इंडस्ट्रीज चलाने का तरीका, किसी भी चीज को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो उन्होंने हमें ये सारी चीजें सिखाई, इफेक्टिव करा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और बाकी अलग अलग सेक्टर की सिचुएशन जो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।